दोस्तों चुनावी साल है, होली खत्म होगा और राजनीति की होली शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि मुकेश सहनी लगातार एनडीए के संपर्क में है, दिल्ली से लगातार उनका संपर्क है और हो सकता है कि इस बार चुनाव में एक बार फिर से वो गच्चा देकर एनडीए के साथ चले जाएं। तेजस्वी प्रसाद यादव मुंह ताकते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम मुकेश सहनी पर बात नहीं करेंगे। हम हाजिर हुए हैं एक ऐसा दल है जिस पर चर्चा कम होती है, वाम दल, वामपंथी, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले। इनकी क्या भूमिका होने वाली है, कितनी सीटों की इनकी तैयारी चल रही है, इस पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों वाम दलों की जब हम बात करते हैं तो देखिए वाम दलों का एक अपना वोट कैडर है, एक अपना वोट बैंक है। अब देखिए इस बार लोकसभा में आरा से वाम जीत गई, काराकाट में भी वाम के ही प्रत्याशी जीते। तो ऐसे में दोस्तों देखिए जहां तक वाम दलों की बात है, अगर विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम देखें तो जो खबरें हम तक आती हैं, जो लेफ्ट के लीडर से बातचीत में बातें समझ में आती हैं, 50 सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। हालांकि 2020 के अगर हम आंकड़े को देखें तो 2020 में जो लेफ्ट की पार्टियां थी, आप उन्हें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल कुछ कह लीजिए, 29 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक बार जरा आंकड़े आपको बता देते हैं। पहले 29 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे, जिसमें अगर हम बात करें सीपीआई की यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो 6 सीट पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती थी। सीपीआईएम की बात करें यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की तो वे भी 2 सीटें जीती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले की बात करें, एमएल की बात करें, सीपीआईएमएल, तो 12 सीटें ये जीते थे। तो कुल मिलाकर 16 सीटों पर इन्होंने फतह पाया था, जो कि बहुत बड़ी जीत उस समय मानी जा रही थी। कारण था कि 70 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी उन्हें मात्र 19 सीटें आई थी और मात्र 29 सीटों पर चुनाव लड़कर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने 16 सीटें जीत गई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव, अगर ये भी उसमें खूब चर्चा हो रही थी कि अगर ज्यादा सीटें मिलती वाम दलों को तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने होते। लेकिन कांग्रेस को जो 70 सीटें दी गई उसमें ज्यादातर सीटें बर्बाद हो गई, मतलब वो सीटें हार गए महागठबंधन। अब ऐसे में दोस्तों इस बार की क्या चर्चा है, देखिए तैयारी तो लगातार चल रही है, कई सीटें हैं, दरौली का सीट है, आरा का सीट है, तरारी का सीट है, बहुत सारी सीटें हैं, रफीगंज है, जहां से वाम की तैयारी रहती है। देखिए पूरा जो मगध का बेल्ट है, जो शाहबाद का बेल्ट है, ये गढ़ माना जाता है लेफ्ट का। और देखिए लेफ्ट का इतना प्रभाव है कि डुमराव पकड़ लीजिए आप, पालीगंज पकड़ लीजिए आप, संदीप सौरभ है, अजीत कुशवाहा है, ये ऐसे विधायक है जो पहली बार जीते और मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये पूरा जो बेल्ट है शाहबाद से लेकर मगध का, यहाँ पर एक बढ़िया वोट बैंक इनका माना जाता है। और देखिए दोस्तों शाहबाद की अगर हम बात करें तो 22 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, 7 रोहतास में, 4 बक्सर में, 4 कैमूर में और 7 भोजपुर में, यानी आरा जिसे कहते हैं। तो ये जो 22 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 19 सीटें ऐसी रही जहां पर महागठबंधन 2020 में जीती थी, 19 सीटें। और इसके पीछे एक बड़ा वोट बैंक बताया जा रहा था जो लेफ्ट पार्टियों का है। राजद का तो है ही, लेकिन उनसे उनके बराबर ही वोट बैंक यहाँ पर लेफ्ट का माना जाता है। और जहां जहां लेफ्ट मजबूत है, जहां जहां वामपंथी मजबूत है, वहां पर महागठबंधन जीतती है। जो कॉम्बिनेशन बनता है आरजेडी का, कांग्रेस का और लेफ्ट का, तो वहां पर जीत जाती है। लेकिन देखिए जहां पर लेफ्ट की उतनी मौजूदगी नहीं है, जैसे हिमाचल का पकड़ लीजिए, मिथिलांचल का पकड़ लीजिए, तो वहां पर सीटें आरजेडी के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों 50 सीटों की तैयारी जो है वो लेफ्ट पार्टियों की चल रही है। अब बार्गेन होगा। हालांकि देखिए अभी तक कोई अपर लेवल की बैठक नहीं हुई है, मतलब ना कांग्रेस में ना राजद में, किसी में नहीं हुआ है। और ये तय मानकर चलिए कि जब तक कांग्रेस पार्टी से डील फाइनल नहीं होता है आरजेडी का, जिसकी संभावना बहुत कम बताई जा रही है, ये भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस बार थर्ड फ्रंट की तैयारी हो सकती है, थर्ड फ्रंट का मोर्चा बन सकता है। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप उनकी यात्रा को भी अगर देखिए तो लगातार जो वो यात्रा कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं। जितने भी घोषणा कर रहे हैं, माई बहन योजना घोषणा हो, 2500 रुपए खाते में जाएंगे, जितने भी मतलब घोषणाएं हो रही हैं आरजेडी की तरफ से, पारसी समाज के लिए तारीख खोलने की बात हो, सभी जगहों पर तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले ही दिख रहे हैं। ना वो वाम का नाम लेते हैं, ना कांग्रेस का नाम लेते हैं, ना सहनी का नाम लेते हैं। और इसके पीछे कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो अकेले रास्ते तय करना चाहते हैं। तो ऐसे में वामदल भी इस समय शांत बैठी हुई है। लेकिन जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत में जो हमारे समझ में आता है बात वो यही है कि वे भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है जिसमें कांग्रेस हो, मीम हो, बसपा हो, आजाद समाज पार्टी जैसी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वे मिलकर अगर एक गठबंधन बनाती हैं कांग्रेस के साथ, तो वैसी परिस्थिति में वाम जो है वो उधर भी जा सकती है। मतलब वामदल जो है वो भी तीसरे मोर्चे में शामिल
हो सकती है अगर यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो रवैया है उससे उनके तमाम जो सहयोगी दल है उनमें खासा नाराजगी है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और ये बातें बार बार निकलकर सामने आती हैं। तो लेफ्ट का एक अपना वोट बैंक है। मैंने बताया कि उन क्षेत्रों में जहां लेफ्ट मजबूत है वहां पर आप डेटा उठाकर देखिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। शाहाबाद और मगध इसका अच्छा उदाहरण है, जहां पर अच्छी खासी सीटें राजद जीत ले जाती हैं। लेकिन जहां पर लेफ्ट कमजोर पड़ती है, मिथिलांचल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर राजद टाटा फिश हो जाती हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं? क्या थर्ड मोर्चा का निर्माण होगा, तीसरा फ्रंट बनेगा बिहार में? अगर बनता है तो लेफ्ट पार्टियां जो है वो हो सकता है, संभावित है, चर्चा इसकी खूब हो रही है कि वो थर्ड फ्रंट के साथ भी जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।